तो क्या प्रॉब्लम आ रही? नॉर्मल कैसे लगता है? रॉड के परपेंडिकुलर ना? तो वो वाला क्या बता? दोन सेम आहेत कशा म्हणून एक्झॅक्ट सेम आहेत का? एक मिनट, हेवी आयरन बार ऑफ एक 12 केजी है। दोनों में अलग अलग लिया क्या इन्होंने? हाँ, पहले वाले में सीधा ऊपर लगा दिया ऐसे, और दूसरे में टेढ़ा लगाया, कंपोनेंट लिया उसका तो टेढ़ा ही निकाल दिया आंसर। दूसरे वाले में रॉड के परपेंडिकुलर लगता है, वो अब अलग है। पहले वाले में सीधा लगाया उन्होंने ना, दिख रहा है यहाँ पे। चलो, 57 में टेढ़ा लगा दिया है। टेढ़ा वाला कॉन्सेप्ट सही है, सीधा मत लगाओ, टेढ़ा लगता है नॉर्मल। टेढ़ा वाला जो आंसर आ रहा है वो सही है, बुक में जो है खुद ही उसने कॉन्ट्रडिक्ट किया है, एक क्वेश्चन में ऐसा एक में वैसा। टेढ़ा वाला ही करो, मतलब जो आपका रॉड होगा या लाइटर होगी उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? वेट एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्सन ना। वेट का मतलब क्या होता है? इस वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो नॉर्मल पूछ रहा है वो, ऐसे मतलब उसका। ठीक है, तो नॉर्मल निकालना है आपको चुपचाप, और कुछ नहीं करना है। तुम लोगों के पास इंटरनेट है क्या, चलता है क्या? कोई कोई तो टाइम में चलता होगा ना। तो एक बार इंटरनेट पे दोनों क्वेश्चन के आंसर चेक कर लेना, एग्जाम स्लाइड पे वगैरह, मतलब उन्होंने कैसे किया है, क्योंकि इसमें तो दोनों ने खुद ही अलग अलग कर दिया ना उन्होंने। तो एक इंटरनेट पे एक बार चेक कर लेना, क्योंकि या तो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ होगा। ड्रॉप क्वेश्चन आता है क्या उस पर लिखा हुआ? ड्रॉप फ्रॉम एग्जामिनेशन ऐसे एग्जाम स्लाइड पे वगैरह आता है क्या? इंटरनेट पे जब हम चेक करते हैं कोई पीवाईक्यू, तो उस पर लिखा हुआ आता है क्या ड्रॉप था कि कैसे था? कुछ नहीं आता क्या? ठीक है, फिर टेढ़ा वाला ही लो। वही कर सकते हैं हम लोग, अननेसेसरी नया कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जैसे हम लोग लेते हैं टेढ़ा, वैसे ही लिया करो। और कुछ? जल्दी से बोलो। कौन सा है? बाकी सब हो गया क्या, मैंने जो बताया था PYQ? कितने थे वो, 30 40 कितने थे वो कल? 37, उसमें से सारे हो गए किसी के? हाथ ऊपर करो। नहीं हुए किसी के? आधे हो गए? 20 तक कितने लोग हो गए? उसमें से 20 तो कर दिए ऐसे। सीपी सिंह हो गई? हाथ ऊपर करो। सारी पूरी हो गई इसकी सीपी सिंह सॉल्ट एग्जांपल्स? ठीक है। ठीक है, फिर नया चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन कर देते हैं बेसिक, ताकि सोमवार को फिर हम लोग रियल कंटेंट चालू कर सके। ठीक है, डालो लिंक सब लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चैप्टर के नाम में ही जो है दो चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब वी आर गोइंग टू डील विद सम इलेक्ट्रिकल फेनोमेनॉन्स। चार्जेस से हम लोग डील करेंगे, किससे करेंगे? चार्जेस से। और उसके बाद क्या लिखा है? स्टैटिक्स। तो हमें ऐसे चार्ज से डील करना है जो कि रेस्ट पे हो, स्टैटिक हो, है ना, क्योंकि चार्ज अगर मूव करने लग जाएगा तो उसका इफेक्ट आएगा करंट नाम का। तो करंट में यहाँ पे हमें नहीं जाना है। वी आर गोइंग टू डील विद सिंपली अ चार्ज एट रेस्ट। तो चुपचाप बैठे हुए चार्जेस के साथ हमें डील करना है। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज दिस एंटिटी चार्ज। तो चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी का अर्थ समझ में आता है? फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसका किसी और के ऊपर अस्तित्व अवलंबन नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। इसका अलग से एक क्या है, अस्तित्व है। इसको एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटिटी मतलब समथिंग विच हैज इट्स यूनिक एक्स्ट्रॉर्डनरी एग्जिस्टेंस, है ना। उससे बाकी चीजें आ सकती है, बट वो एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी है। उसका कोई क्या बोलते हैं, डिपेंडेंस नहीं किसी और के ऊपर, अलग से एग्जिस्टेंस है। तो चार्ज जो है अपने आप में एक एंटिटी है, जैसे मास एक एंटिटी है ना। वेलोसिटी वगैरह ये जो टर्म्स है, फिजिकल क्वांटिटीज है, ये तो मास और टाइम को मेजर करके आती है ना। तो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, बट अल्टीमेटली जो है मास हो गया, टाइम हो गया, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला जाता है, मास, टाइम,
चार्ज एक हो गया, इलेक्ट्रिक करंट भी है, अपने आप में अलग क्वांटिटी है। तो इस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज कुछ होती है, तो चार्ज अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका यूनिट पता होगा सबको कितना होता है? कूलम, है ना, ये सिंबल है उसका, सी हम लोग लिखते हैं इसको। तो कूलम चार्ज का यूनिट है। ठीक है। अब ये चार्ज होता क्या है, तो चार्ज का फंडामेंटल जो है वो सब कुछ इलेक्ट्रॉन से आता है। किससे आता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? ये तो पता ही होगा आपको। 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो इसका अपने आप में जो एक अलग वैल्यू है, जो इसको स्मॉल ही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। 1.6 10 की पावर -19 कूलम। अब चार्ज में दो प्रकार होते हैं, सबको पता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है और निगेटिव चार्ज क्या है, कुछ किसी को पता है क्या? ये मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं, ये क्या है ये? तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ होता ही नहीं है, एक ही होता है इलेक्ट्रॉन। एक ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव निगेटिव कुछ असली चीज नहीं है, स्कैम है ये हमने समझने के लिए बनाया है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी स्पेलिंग का है, पता है किसी को? डी डबल ए वाज देगा। ठीक है, आपण आपला तयार करू, डेफिशिएंसी। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपना पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपना निगेटिव चार्ज है। मतलब किसी बॉडी के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ गए। पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है? प्रोटॉन हो सकता है, कोई आयन हो सकता है। तो जैसे ये कुर्सी है, अभी अनचार्ज है ये, अननेसेसरी, इस पे कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे या कोई और पॉजिटिव चार्ज होंगे। बेसिकली टोटल चार्ज इसका जीरो हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल है। कैसा है ये? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता चार्ज जीरो, वो भी न्यूट्रल है। और जिसका चार्ज नलीफाई हो चुका है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बैलेंस हो चुके हैं, वो भी क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन अगर मैंने क्या कर दिया, इसको रब कर दिया ऐसे, किसी वो वुलन वुलन क्लॉथ वगैरह होता है, वुलन वुलन, ऐसे कुछ तो कर दिया रब, तो हमने देखा होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में वो एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं, वो रब करते हैं ऐसे। अच्छा, एक और चीज तुमने की होगी, बचपन में बहुत मैं भी करता था, पेन असते ना पेन, त्याला केसाला घासायचं असं, पण कागदाचे तुकडे उचलायचे असे, कचरा उचलायचा है कि नहीं? तो वो सब क्या है, वो कहाँ से आता है? तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जब हम फ्रिक्शन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो कभी कभी ऑब्जेक्ट के नेचर ऐसे होते हैं, उनका क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का जो है अंदर इलेक्ट्रॉन इफिनिटी होती है। उसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। सिर्फ फ्रिक्शन करने से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो गए, मान लो कि मैंने ऐसे हाथ रब किया है, मान लो कुर्सी के इलेक्ट्रॉन मेरे हाथ में घुस गए, तो मेरे हाथ पे कौन सा चार्ज आएगा? एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा ना, एक्सेस चार्ज आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा उसको, असली कुछ नहीं होता, असली मतलब बस एक्सेस चार्ज है मेरे ऊपर, तो उसको बोलूंगा निगेटिवली चार्ज हैंड कि बॉडी। और ये बॉडी कैसी हो जाएगी? इसके इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो इसमें क्या हो गई? डिफिशियंसी आ गई ना, तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। तो सब खेल किसका है? इलेक्ट्रॉन का। पॉजिटिव चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। तुम बोलोगे यार प्रोटॉन होता तो है, प्रोटॉन होता है, बट इलेक्ट्रिसिटी में वो ट्रांसफर नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी हम जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें पॉसिबल किसका जो है, क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन है 90% केस में इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। कभी कभी ऐसा होगा कि आयंस भी ट्रांसफर होंगे, जैसे बैटरी का वर्किंग पढ़ा है तुमने केमिस्ट्री में, आयोनिक बैटरी वगैरह, आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर हो गया, उसमें आयंस बैटरी नहीं पढ़ा आपको, बैटरी का वर्किंग वगैरह? तो केमिकल रिएक्शन में आप पढ़ोगे, क्या नाम है दोस्त, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेगा, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत आएगा शायद। बैटरी कैसे होती है? बैटरी में कुछ केमिकल होते हैं, कुछ आयन होते हैं, तो आयन ट्रांसफर होते हैं। तो आयन अगर ट्रांसफर हो गए तो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, मतलब पॉजिटिव आयन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो आयंस की वजह से आती है। बट जनरली में जो है 99% केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बन रही है, या चार्ज आ रहा है, करंट आ रहा है, उसका कॉज क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। बिकॉज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना बहुत ईजी है, आयंस ट्रांसफर करना एक अलग फिनोमेना है, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में ही ज्यादा पढ़ेंगे अभी के लिए। तो करंट किसके कारण आ सकता है? करंट मतलब बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस। तो करंट आने के तीन चार तरीके हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा दो, एक तो आयंस का मूवमेंट करा दो, या तीसरा एक होता है और, कौन सा? होल से होते हैं, होल सेमीकंडक्टर में आप पढ़ोगे, तो होल से एक अलग ही क्वांटिटी है कि नहीं? तो इस तरह से जो है बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी अभी के लिए हमें फोकस करना है इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम लोग चार्ज मतलब क्या, हमारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हमने सिंपली यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है दुनिया में कोई भी चार्ज अगर आपको दिखे, क्यू, तो उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं एन टाइम्स ई से। कैसे लिख सकते हैं? एन टाइम्स ई से। अब तुम बोलोगे क्या है एन टाइम्स ई? एन इज एन इंटीजर। एन क्या है? इंटीजर है। अब इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा मेरे को? काय लिहिले असली क्यू इज इक्वल टू एन। तो क्या क्या मतलब, क्या बोलना चाहता है इससे? चार्ज करी, हाँ बिल्कुल सही।
तो अगर दुनिया में सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल है तो क्या होगा? वो ई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कौन सा होगा? ई, फक्त एक इलेक्ट्रॉन चार्ज। उसके दुगना कर दो तो 2 ई, वरना 3, वरना 4 ई। तो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई में ही चलेगा जो भी चलेगा। मेरे पास अगर 3 कूलम चार्ज है तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ये मैं एन से निकाल सकता हूँ। करोड़ों मिलियंस वगैरह आएंगे जो भी आएंगे, बट जो भी चार्ज आएगा दैट मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ऐसी दुनिया इमेजिन करो, मान लो ऐसी कंट्री है जिसमें बस 1 रुपए का सिक्का है, बाकी कोई नोट नहीं है। कितना सिक्का है? बस एक ही करेंसी है, बस 1 रुपए का सिक्का। तो उसमें अगर तुम्हारे पास 3 करोड़ रुपए है, उसका मतलब क्या है? ऑप्शन ही नहीं है। क्या है मतलब उसका? 3 करोड़ सिक्के, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सिमिलरली चार्ज कैसे? अगर दुनिया में चार्ज है, मान लो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है अगर, तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। समझ में आया? तो Q इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की आंसर कितना आ जाएगा? Q बाय ई। मतलब टोटल चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट विल गिव यू कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन चले गए, निगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ गए, बट एन की वैल्यू यहां से आएगी। ठीक है? ये सब चीजें हैं, लिखो। टाइम पास इंट्रोडक्शन हो गया। अब चार्जेस के बीच में एक बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक बहुत ही कॉमन फेनोमेना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मतलब लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, ये तो हमें पता ही है। अब इन चार्जेस के बारे में और पढ़ते हैं। देखो कैसे किस बॉडी के ऊपर चार्जेस को डाला जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग। तो एक तो मैंने आपको बता दिया, कौन सा कर दिया? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। उसमें क्या करना होता है? दो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम लोग? घिसेंगे ना। फ्रिक्शन मतलब घिसना है उनको। घिसने के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। बचपन में एक्सपेरिमेंट देखा है क्या कभी? वो बुक में वगैरह होता है, वो आयरन रॉड होता है, सिल्क का क्लोथ होता है कुछ तो। था क्या तुम्हारे बुक में? आयरन रॉड और सिल्क का क्लोथ वो घिसते हैं तो आयरन रॉड क्या बन जाता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। याद है किसी को? आयरन रॉड ना होता का, ग्लास रॉड होता का? ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ था क्या? तो उसमें क्या होता था याद करो। ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ को घिसते थे तो कौन सा निगेटिव कौन सा पॉजिटिव कुछ लिखा था क्या बुक में? याद है किसी को? मुझे भी याद नहीं है, लेकिन कुछ तो होता था उसमें शायद। पॉजिटिव को मान लेते हैं हम लोग ऐसे, क्योंकि वो मान लो कि अपना जो सिल्क का क्लोथ है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो अपना रॉड है ग्लास का वो क्या हो गया? निगेटिव चार्ज। इसका अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए? रॉड पे चले गए ना, तो तभी रॉड निगेटिव हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और कोई तरीका है इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे मतलब चार्जेस को सेपरेट करने का? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुना है कभी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुना है कभी? आइंस्टाइन का जो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसी के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था, तो सुना तो होगा। उसमें क्या होता है? लाइट डालते हैं हम लोग, लाइट आती है लाइट। लाइट एक पर्टिकुलर मेटल सरफेस पे डालते हैं। लाइट डालने से मेटल सरफेस के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन भाग जाते हैं वहां से निकल के। इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम बाहर आता है ऐसे, है कि नहीं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आए ना, मतलब आपका जो सरफेस है जहां से इलेक्ट्रॉन भाग गए लाइट के आने के कारण, लाइट से डरते हैं इलेक्ट्रॉन, तो अगर बाहर निकल गए तो ये क्या बोलते हैं? सरफेस क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया, है कि नहीं? तो चार्ज यहां से हम तैयार कर सकते हैं। और कोई तरीका? जल्दी बोलो। और कोई तरीका है क्या? तुम्ही बघितलं असेल वीज पडते बघा, वीज। लाइटनिंग हैपन्स। किसी ने कभी सुना, कैसे सोचा है क्या कैसे होता है, या कभी पढ़ा है कभी? लाइटनिंग होता है तो उसमें क्या होता है? ढगामध्ये काय होतंय? घासतंय ढग एकमेकाला, मग घासून काय होते पुढे? घासल्यामुळे काय होतं? इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होते ढगामध्ये, आणि ढग असा होतं की बाबा एकदम निगेटिव्ह चार्ज होते किंवा पॉझिटिव्ह चार्ज होते, एक एक पर्टिकुलर ढग जो ज्यातून वीज पडणार है। तो वो जो एक पर्टिकुलर क्लाउड होता है वो मान लो बहुत हेवीली घिस गया दूसरे क्लाउड के साथ, तो इसलिए जो है क्या बोलते हैं वहां पे, मान लो पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड है ऊपर, क्या है? पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड। और जमीन जो होती है वो तो न्यूट्रल होती है। जमीन में तो कुछ अननेसेसरी होता नहीं है, क्योंकि जमीन कंटिन्यूस है ना ऐसे, तो जो भी घिसेगा एक जगह दूसरी जगह जमीन में घुसेगा। तो जमीन मान लो न्यूट्रल है, तो जमीन का जो है
चार्ज बेसिकली न्यूट्रल है, मतलब लो पोटेंशियल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल। और ऊपर चार्ज आ चुका है घिसने के कारण, तो ऊपर हाई पोटेंशियल है। और अगर बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो करंट बहता है। अब तुम लोग करंट बहने के लिए कोई मीडियम चाहिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा है तो एयर ही मीडियम बन जाता है। एयर क्या बन जाता है, मीडियम। तो उसके कारण चार्ज का हेवी ट्रांसफर होता है, कहां से कहां, क्लाउड से इधर, या फिर इधर से क्लाउड भी हो सकता है, दो प्रकार की लाइटनिंग होती है। तो उल्टा भी हो सकता है, बट दिखने में हमें लगता है कि करंट बह रहा है ऐसे, है कि नहीं। तो वो करंट मतलब एयर आपका कंडक्टिंग मीडियम जैसे हो जाता है, और एक आपके सामने एक आर्क बनती है जिसको हम लाइट बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। बहुत जल्दी से वो ट्रांसफर होकर चार्जेस न्यूट्रल हो जाते हैं फिर बाद में। तो ये सब चीजें हैं। तो वहां से भी हम चार्ज का ट्रांसफर थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो मान लो कि अभी के लिए अपने पास एक बॉल है ऐसे, बॉल ए है, और ये बॉल बी है ऐसे, ठीक है। अगर इसके ऊपर चार्ज है Q इज इक्वल टू 6 कूलम, कितना चार्ज है इसके ऊपर, Q इक्वल टू 6 कूलम, और ये कंडक्टिंग मटेरियल का है और ये भी कंडक्टिंग मटेरियल का है। कंडक्टिंग मटेरियल होना क्यों जरूरी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टर, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर चार्जेस का ट्रांसफर होना अलाउड है, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। इंसुलेटर क्या है, तुम कितने भी चार्ज लेके आ जाओ, जहां पे फेंकोगे वहीं रहेंगे, चार्जेस का मोशन अलाउड ही नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। ये तो पता ही है आपको। तो दो कंडक्टर है यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज है और एक के ऊपर चार्ज नहीं है, मतलब इसका चार्ज इनिशियली क्या है, जीरो है, देखो, अनचार्ज कंडक्टर है। और इसके ऊपर चार्ज कितना है, 6 कूलम का। इन दोनों को मैं टच कराऊंगा ऐसे, इन दोनों को क्या करूंगा, टच कराऊंगा और फिर ले जाऊंगा सेपरेट, दोनों आइडेंटिकल कंडक्टर से। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो क्या होना चाहिए, दोनों को टच कराया और फिर सेपरेट कर दिया, हाँ, तीन तीन चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और ये अगर इंसुलेटर होता तो कुछ नहीं होता, टच करने के बाद वापस जाओ वैसे के वैसे रहता। समझ में आया क्या, तीन तीन ही क्यों हुआ, दो चार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आइडेंटिकल कंडक्टर्स है, डायमेंशन वगैरह क्या है, आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल नहीं होते तो कुछ और होता, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं होता, फिर कैसे होता वो आगे आएगा कैपेसिटर चैप्टर में। बट मुद्दा ये है कि व्हेन कंडक्टर्स कम इन कांटेक्ट देन देयर कैन बी ए ट्रांसफर ऑफ चार्ज, हो सकता है ना ऐसे। एक और चीज होती है, चलो एक और दिखा देता हूँ। एक और चीज होती है इंडक्शन, ये सब थ्योरी है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन इस पे बहुत अलग आते हैं। इंडक्शन एक सुना होगा, इंडक्शन सुना नहीं होगा शायद। एनीवेज यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है मान लो, ठीक है ना, यहाँ पे एक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे एक कंडक्टर है अपने पास, यहाँ पे क्या है, एक कंडक्टर। ये कंडक्टर जो है आपका न्यूट्रल है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रखा था, है ना। इसके बाजू में मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, क्या रख दिया, एक प्लस क्यू चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज रखा है। चार्ज रखा मतलब चार्ज होता होता क्या है, चार्ज मुझे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर चार्ज है, उसको बोलेंगे मैं चार्ज रखा है। जैसे ये पेन है, इसके ऊपर मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इसको रख दूंगा यहाँ पे। तो जब भी मैं बोलूंगा चार्ज रखा है, इसका मतलब क्या रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसके ऊपर वो चार्ज है, ऐसे बोलूंगा। तो ये चार्ज रखा है मान लो। तो ऐसा देखा गया कि ये कंडक्टर तो कैसा न्यूट्रल है ना, बट कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, और उतना ही निगेटिव चार्ज पीछे अपीयर होगा। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो। अभी भी जीरो है, पहले भी जीरो था, मतलब बाहर से कोई चार्ज नहीं आया, अंदर का चार्ज ही जो पहले एक साथ बैठा हुआ था, अब उसमें पोलैरिटी आ चुकी है। उसमें क्या आ चुकी है, पोलैरिटी का मतलब उन्होंने जो है पॉजिटिव वाले एक जगह आ चुके हैं, निगेटिव वाले दूसरी जगह आ चुके हैं। उल्टा कर दिया लगता है मैंने यहाँ पे, तो माइनस क्यू ले लेता हूँ, ये माइनस क्यू है मान लो यहाँ पे। तो माइनस क्यू के अट्रैक्शन के कारण पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, और निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, है कि नहीं। टोटल चार्ज कितना है कंडक्टर के ऊपर, पहले भी जीरो था अभी भी जीरो है, न्यूट्रल ही है वो। बस चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्यों हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो इस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के कारण। अगर ये नहीं होता तो चुपचाप रहते हो, बट इसके कारण अभी उनके रिश्ते में क्या आ चुकी है, दरार आ चुकी है, देखो सेपरेट हो गए दोनों। समझ पा रहे हो आप लोग क्या हो रहा है यहाँ पे, गलत चीज हो रही है यहाँ पे, है कि नहीं। तो ये जो है इसका अट्रैक्शन चल रहा है इसके साथ, है कि नहीं, और इसका क्या चल रहा है, रिपल्शन चल रहा है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। अट्रैक्शन के कारण पॉजिटिव चार्जेस नजदीक आ जाएंगे, रिपल्शन के कारण निगेटिव वाले दूर हो जाएंगे। इस तरह से इंडक्शन होता है, क्या हो चुका है, इंडक्शन का सिंपल भाषा में मतलब है लफड़ा, क्या मतलब है इसका, लफड़ा हो चुका है यहाँ पे, है कि नहीं, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं इंडक्शन। अब इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, देखो, जैसे ही लफड़ा होता है तो थर्ड पार्टी चांस मारती है, क्या करती है, थर्ड पार्टी चांस मारती है। कैसे चांस मारे में देखो, तुरंत जो है यहाँ पे आप अर्थिंग लगा दो। अर्थिंग ऐकले कधी, अर्थिंग म्हणजे काय, जमिनी जाण्यासाठी मार्ग मोकळा करणे, म्हणजे पळून जाणे, बेसिकली काय करणे, पळून जाणे। तो ये जो चार्ज है निगेटिव, ये परेशान है कि खुश है, बताओ, परेशान है कि नहीं। तो ये क्या कर जाएगा, जमीन में घुस जाएगा, अपना काम धंधा देखेगा। तो ये यहां से निकल जाएगा, अर्थिंग करते ही यहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्या ये निकलेगा पॉजिटिव, क्योंकि ये चक्कर में पड़ा हुआ है, ये नहीं निकलेगा। तो जैसे ही अर्थिंग में करूंगा और अर्थिंग फिर निकाल दूंगा, मतलब जैसे वीज पड़ते हैं, वीज पड़ने से क्या होते हैं, चार्ज का फ्लो होता है, फिर सब खत्म हो जाता है खेल। तो वैसे ही अर्थिंग के कारण ये सारा निगेटिव चार्ज कहाँ घुस जाएगा, जमीन के अंदर, है कि नहीं।
और इस बॉडी के ऊपर क्या बचेगा, पॉजिटिव। अब हम करेंगे स्कैम, अब इसको भगा देंगे। अभी अकेला हो गया, देखो पॉजिटिव चार्ज। अब ये पूरा जो है बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा, उसका नेगेटिव चार्ज चला गया। तो इसको बोलते हैं हनी ट्रैप। क्या बोलते हैं इसको, सुना है क्या, हनी ट्रैप। तो, तो, तो हनी ट्रैप से जो है हमने इस बॉडी को चार्ज कर दिया। तो ये एक तरीका है बॉडी चार्ज करने का, चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, तो दो तरीके प्रोमिनेंट बताए मैंने आपको, एक तो घर्षण करना, फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है, दूसरा क्या तरीका है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में होता क्या है, तो पहले एक चार्ज के चक्कर में रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर दूसरा चार्ज जो परेशान है उसको हम रास्ता देते हैं, रास्ता देना मतलब अर्थिंग करना, तो वो भाग जाता है। और उसके बाद जो है हम लोग अर्थिंग निकाल देते हैं, इसको भगा देते हैं, तो ये पॉजिटिव फिर बॉडी के ऊपर फैल जाता है। और ये फिर बॉडी क्या बन जाती है, पॉजिटिवली चार्ज, अच्छी खासी न्यूट्रल बॉडी को क्या बना दिया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बना दिया। तो दिस इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये एक तरीका है। तो इस सब में थ्योरी है, हमें कुछ ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, बस बेसिक बेसिक तरीके याद रखने हैं। होता क्या है, तो इंडक्शन का एक तरीका हो गया, फ्रिक्शनल रिलेटेड का तरीका हो गया। अब जो है हम लोग आगे आते हैं। अब हम देखेंगे चार्जेस के बीच में होने वाला इंटरैक्शन। क्या देखेंगे हम लोग, चार्जेस के बीच में होने वाला इंटरैक्शन। तो इंटरैक्शन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। लिखो हेडिंग, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ये कूलम लॉ में क्या होगा, तो दो चार्ज के बीच में क्या होता है, इसके हम ऊपर हम लोग अभी थोड़ा डायनामिक स्टडी करेंगे, मतलब फोर्स वगैरह निकालेंगे। तो मान लो, पहले तो हम इसकी लिमिटेशन समझते हैं, कूलम्स लॉ किस लिए लगता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर इंटरेक्शन बिटवीन पॉइंट चार्जेस। तो जहां पॉइंट चार्जेस हैं वहीं पे कूलम्स लॉ लगाना। अगर बहुत सारे चार्ज बनके एक बड़ी बॉडी बनती है तो वहां पे कूलम लॉ नहीं लगेगा। तो पहली बात तो मैंने क्या बोला, पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम लॉ लगता है। तो ये इसका लिमिटेशन है, ठीक है। तो आइए कूलम्स लॉ के बारे में चर्चा करते हैं। मान लो यहाँ पे चार्ज है +Q1, और इसके बाजू में यहाँ पे चार्ज है प्लस, या फिर -Q2 लिख लेता हूँ, Q2। दो चार्जेस हैं, उनके बीच का सेपरेशन जो है R है। तो जब भी मैं चार्जेस बनाऊंगा, कूलम्स लॉ की बात करूंगा, तो चार्जेस कैसे होंगे, पॉइंट चार्जेस होंगे। पॉइंट चार्ज का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट चार्ज, मतलब जो ऑब्जेक्ट है जिसपे चार्ज है बहुत क्या है, छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। अब छोटा कितना हो सकता है, पृथ्वी जितना हो सकता है, हो सकता है, बिकॉज छोटा इज रिलेटिव। ये आर कर दो इनफाइनाइट। अरे आर के रिस्पेक्ट में छोटा होना चाहिए ना, वो पृथ्वी पे हो सकती है, वहां पे कोई टेंशन मत लो, बट आर ले लो भयंकर बड़ा, 3 लाख लाइट ईयर ऐसे कुछ तो ले लो, है कि नहीं। तो फिर वो पृथ्वी क्या बनेगी, कुछ नहीं बनेगी ना, रिलेटिव है ये। छोटे का मतलब है कि ये आर के सामने इसके डायमेंशन क्या है, निग्लिजिबल है, दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट। तो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे क्या है, Q2 है, दो पॉइंट चार्जेस है, इनके बीच का सेपरेशन आ रहा है। तो इनके बीच में देखा गया कि अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव, कैसा फोर्स होगा इनके बीच में, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव होगा ना। तो सबसे पहला रूल जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल देखा गया, कुलम्स नाम के साइंटिस्ट ने देखा कि जो फोर्स लगता है चार्जेस के बीच में, अट्रैक्शन रिपल्सिव ठीक है, बट वो लगता है अलोंग द लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अलोंग द लाइन। कौन सी लाइन, ज्वाइनिंग देम, ज्वाइनिंग देम, ठीक है। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम क्या लगता है, फोर्स लगता है। ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब है कि Q1 पे कैसे लगेगा, Q2 की तरफ लगेगा ना। इसको मैं नाम दे रहा हूं F12। क्या नाम दे रहा हूं, F12 मुझे क्या है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। वैसे Q2 पे कैसे लगेगा, इसका भी अट्रैक्टिव लगेगा, तो टुवर्ड्स Q1 लगेगा, इसका हम नाम रखेंगे वन। F21। और इतना तो हम जानते हैं, एक्शन रिएक्शन वाला खेल, F12 और F21 मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए ना, डायरेक्शन उनके अपोजिट है, उजवी घड़ी डाबी घड़ी, बगा ना। एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हो। तो कूलम्स लॉ में जो हम फोर्स निकालते हैं, फोर्सेस इन द कूलम्स लॉ आर फॉर्मिंग एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब F12 और F21 मैग्नीट्यूड वाइज क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा इनकी वैल्यू कितनी होगी, तो इनकी वैल्यू में F बोल देता हूँ, मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही है ना, इसको F बोल देता हूँ। वो कितना होता है, तो उसकी भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, C Q1 Q2 बाय R²। अब ये सब मैं बताऊंगा क्या है। तो ये फॉर्मूला देखा गया, मतलब उन्होंने देखा पहले कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस वाज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, वाज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मतलब ऐसे पहले एक्सपेरिमेंट से पता चला कि F वाज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इनका जो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आता है उससे क्या है हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनल है ना। अब तुम इसमें बोलोगे वैल्यू क्या डालेंगे, Q1 की वैल्यू मान लो 5 कूलम है, कितनी है 5, और इसकी -3 है, तो यहाँ क्या डालोगे, 5 × 3 की -3, 3 तीन। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड्स आते हैं ऐसे, समझ में आया क्या। तो Q1 Q2 के साथ ये प्रोपोर्शनल है। उसके बाद उन्होंने देखा कि F वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसलिए इसका नाम पड़ता है इनवर्स स्क्वायर लॉ।
क्या नाम पड़ता है इसका? ये यूनिवर्स में बहुत कॉमन फेनोमेना है कि फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन 1/r²। ये बहुत कॉमन है। कहाँ देखा नहीं बोलता है और ग्रेविटेशन में भी देखा जाता है। इसको भी बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, और वो ग्रेविटेशन वाला भी क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ऐसे ही नाम दिया उसको। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ, तो एक बड़ा फॉर्मूला बनता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, जिसको मैंने सी बोला था अभी के लिए, Q1 Q2/r²। शॉर्टकट में बोलूँ तो C Q1 Q2/r²। ये फोर्स का फॉर्मूला आपको अभी के लिए तो याद रखना है। तो फोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट, Q1 एंड Q2, और R पे भी डिपेंड करता है। और C क्या है? ये C सम कांस्टेंट। अब ये C की वैल्यू आप ऊपर देख रहे हो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। तो आप देखो ध्यान से, ये 4 पाई तो समझ में आता है, ये तो कांस्टेंट ही है ना। ठीक है, असली एप्सिलॉन नॉट है कहीं मनु को ये चाहते थी प्लैंक्स कांस्टेंट। इप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है रिलेटिव, सॉरी रिलेटिव नहीं, परमिएबिलिटी होता है, परमिटिविटी बोल सकते हैं इसको अभी के लिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये सब मैं बाद में बताऊंगा। अभी के लिए आपको समझना है कि ये जो कांस्टेंट है इप्सिलॉन नॉट या बेसिकली सी, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मीडियम। डिपेंड्स ऑन, तुम बोले कौन सा मीडियम, और जिस मीडियम में चार्ज रखे हैं वो मीडियम। ये दो चार्ज हवा में रखे होंगे ना, तो हवा का आएगा इप्सिलॉन नॉट। हवा का क्या आएगा? इप्सिलॉन नॉट। और अगर यहाँ पे तो कोई और मीडियम होगा तो इप्सिलॉन नॉट की जगह इप्सिलॉन एम आ जाएगा। तो यहाँ पे एम लिख देता हूँ। इप्सिलॉन एम मतलब इप्सिलॉन इज ए क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स परमिटिविटी। परमिटिविटी किसकी? अगर ओ लिखा है नॉट, इट बाय डिफॉल्ट मींस एयर, और एम लिखा है तो उस मीडियम की जिसमें हमने चार्ज रखे हैं। अब इस तुम बोलोगे आधा एयर आधा मीडियम कर दिया तो क्या करोगे? आधा एयर इधर आधा पॉलिकेट मीडियम, तो उसमें और मॉडिफिकेशन होंगे। तो अभी के लिए बेसिक हम पढ़ रहे हैं कि यूनिफॉर्म मीडियम है। तो ये इप्सिलॉन एम का नाम क्या है? परमिटिविटी। परमिटिविटी। ठीक है, ये सब लिखना है हमें अभी। तो मुद्दा क्या है, सब लोग एक बार रिवाइज कर लेते फटाफट। फोर्स के बारे में तीन प्रॉपर्टी। फोर्स कैसा फॉर्म करते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करते हैं। दूसरी गोष्ट कुठं लागते, कुठे भी लागते का, अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। और दूसरी बात क्या है, उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? Q1 Q2/r²। और मीडियम उसके अंदर जो कौन सा है उस पर कॉन्स्टेंट डिपेंड करता है। ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। और इप्सिलॉन की वैल्यू, सॉरी इप्सिलॉन का नाम क्या है? इप्सिलॉन काय असते? सांगतो की थांब ना, आता फक्त नाव लक्षात ठेवा। इप्सिलॉन इज सम कांस्टेंट, मीडियम का कांस्टेंट नहीं। तो इप्सिलॉन एम मतलब मीडियम की परमिटिविटी, लिखा है ना ऊपर। मीडियम की क्या है वो? परमिटिविटी। काहीतरी असते मीडियम की परमिटिविटी, जैसे मीडियम की डेंसिटी होती है ना, प्रॉपर्टी होती है मीडियम की कोई, क्या होती है मैं आगे बताऊंगा। तो परमिटिविटी जो है मीडियम की, इप्सिलॉन बोल सकते हैं। इसकी एक वैल्यू होती है वैसे, देयर इज अ वैल्यू ऑफ 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। तो वो तो मैं आगे ही बताऊंगा, क्योंकि इप्सिलॉन पता ही नहीं तो वैल्यू क्या बताएंगे अभी। तो अभी के लिए बस ये सब लिख लो जल्दी से। इसके बाद का टॉपिक वही है, इप्सिलॉन नॉट काय आहे ती कुठून आलं, त्याचा अर्थ काय आहे? परमिटिविटी, ये जो शब्द है, ये आपने सुना है पहले, मतलब इसका थोड़ा पार्ट तो सुना है आपने। कहाँ सुना है? परमिशन, और कहीं प्रैक्टिकली सुना होगा आपने। परमिट रूम ऐकले काही? परमिट रूम ऐकले कधी? परमिट रूम काय अर्थ असते? ऐसा रूम जिसमें परमिशन है ना, किस चीज की? बियर बार परमिट रूम देखा पढ़ा नहीं कभी रास्ते पे? क्या अर्थ होता है उसका? मतलब उस रूम में परमिशन है, आप बियर पी सकते हो, सिगरेट फूक सकते हो, है कि नहीं? है कि नहीं बेटा? है ना? तो परमिट रूम जो होता है उसमें अलाउड होता है बेसिकली। तो ऐसे ही परमिटिविटी का मतलब क्या है? इट्स अ प्रॉपर्टी विच मेजर्स हाउ मच परमिशन इज देयर, है कि नहीं? किस चीज की परमिशन है? अभी इलेक्ट्रिक चार्ज को कौन से नशे करने की आदत है बताओ, उसको परमिशन चाहिए। क्या करना? स्लो, फ्लो करना नहीं, अभी तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं ना। फ्लो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ये फॉर्मूला तो पहले भी आपने पढ़ा ही होगा ना, CQ1 Q2/r² वाला, देखा भी होगा शायद। हाँ, GM1 M2 वाला होता है। GM1 M2 r², तसंच आहे बघा सेम ही। तो क्या फर्क है ग्रेविटी और इसमें? ग्रेविटी में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता। जैसे M1 M2 मास होते हैं ना, मासेस के बीच में पॉजिटिव मास नेगेटिव मास ऐसा कुछ नहीं होता, मासेस तो मास होते हैं। इसीलिए ग्रेविटेशन में सिर्फ और सिर्फ कौन से फोर्स होते हैं? ओनली अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव तो होता है, और क्या होता है? दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट ही कर सकते हैं ग्रेविटी वाइज देखा जाए तो। लेकिन चार्जेस में अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। ये फर्क है उन दोनों में। दिखने में सेम फॉर्मूले हैं बट देयर इज सम कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस। तो अभी हम चर्चा करेंगे परमिटिविटी के ऊपर। परमिटिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की। परमिटिविटी डिसाइडेड बाय अ मीडियम। मतलब एयर की परमिटिविटी अलग होगी, पानी की परमिटिविटी अलग होगी,
जो अपना और कौन सा मीडियम होता है भाई, नाइट्रोजन गैस डाल दिया मान लो मीडियम, तो उसमें परमिटिविटी क्या होगी, अलग होगी। हम्म। वैक्यूम मतलब तो कोई मीडियम नसते ना, वैक्यूम का अर्थ होता है नो मीडियम, नो पार्टिकल्स। उसकी परमिटिविटी मतलब पूरा खाली, उसको इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन एयर बोलेंगे। चलो बताता हूँ मैं इसको, अभी हेडिंग डालो परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी, इसका स्पेलिंग मुझे नहीं पता है, अपना लिख लो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मीडियम की जो परमिटिविटी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम बेसिकली। अब इसके बारे में चर्चा ज्यादा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि सिलेबस में जितना दिया है उतना ही बता पाऊंगा मैं इसके बारे में। ये हमने खुद बनाई हुई प्रॉपर्टी है। परमिटिविटी डिफाइंस बेसिकली कि हाउ मच अ मीडियम इज वेलकमिंग द इलेक्ट्रिक इंडक्शन इफेक्ट्स ऑफ द चार्ज। मतलब कोई भी चार्ज मीडियम के अंदर अगर जाएगा तो अपने इफेक्ट दिखाएगा। क्या दिखाएगा, अपने इफेक्ट दिखाएगा। इफेक्ट दिखाएगा मतलब चार्ज क्या कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो निगेटिव वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, दूसरे पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो वो अपना कुछ इन्फ्लुएंस फैला रहा है फील्ड के अंदर, है कि नहीं, जहां पे वो रखा है उस स्पेस में क्या कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो उस स्पेस के द्वारा उस चार्ज को कितना अलाउ किया जा रहा है वो इफेक्ट दिखाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। हाउ मच परमिशन इज गिवन टू स्प्रेड इट्स इफेक्ट अराउंड द स्पेस, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। कोई मीडियम ऐसा होगा जिसमें दबा के फोर्स लग रहे हैं बहुत सारे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाई परमिजिबल मीडियम। क्या बोलेंगे उसको, हाई परमिजिबल मीडियम। तो उसका इफेक्ट रिलेटिवली हम लोग मेजर कर रहे हैं बस, कि एयर जो है, मान लो एयर के अंदर एक पर्टिकुलर इफेक्ट आ रहा है, तो मान लो कि एयर से 10 गुना इफेक्ट दूसरे मीडियम में आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस मीडियम की परमिटिविटी 10 टाइम्स है कि नहीं। तो परमिटिविटी जस्ट मेजर्स व्हाट, लिख ही लो, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which measures, it's a property of medium which measures the extent to which charge is allowed, measures the extent to which charge is allowed, extent to which charge is allowed to spread its influence in the surrounding, to spread its influence in the surrounding, to spread its influence in the surrounding। ठीक है। अब फॉर्मूला चेक करो फोर्स का, उसमें क्या लिखा है, परमिटिविटी नीचे है कि ऊपर है, डिनोमिनेटर में है ना। इसका क्या अर्थ है, मतलब अगर परमिटिविटी ज्यादा हो गई, परमिटिविटी क्या हो गई, तो फोर्स क्या हो जाएंगे, कम। तो उल्टा हो गया ना, मतलब हमने तो क्या लिखा है, परमिशन होनी चाहिए ना। अगर फोर्स कम हो रहा है मतलब चार्जेस का इंटरेक्शन डाउन हो रहा है, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि मेरी इप्सिलॉन की वैल्यू बड़ी है, तो फोर्स तो कम हो गया, मतलब इन्फ्लुएंस कम हो गया। इसका क्या मतलब है, परमिशन है कि नहीं है, नहीं है ना परमिशन, उल्टा। तो इप्सिलॉन की वैल्यू बड़ी होना मतलब परमिशन कम होना, ऐसे हम बोल सकते हैं। इस पे कोई सवाल नहीं आएगा, बट ये ऐसे बेसिक बता रहा हूं अपने को। तो परमिटिविटी पे घंटा कोई सवाल नहीं पूछता है, लेकिन कुछ वैल्यूज याद रखनी है। अगर हमने को जो है इप्सिलॉन नॉट कभी दिख गया, इसका क्या मतलब है, नॉट क्यों लिखा है नीचे, नॉट का मतलब होता है वैक्यूम और एयर। अब तुम बोलोगे वैक्यूम और एयर क्या है, तो एयर इज समटाइम्स ट्रीटेड लाइक वैक्यूम। अब ऐसा क्यों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्यूम, नो एनवायरमेंट, कुछ भी नहीं है, नो पार्टिकल, एयर पार्टिकल। जैसे यहाँ पे क्या है, हवा मतलब क्या, नाइट्रोजन होता है ना मोस्टली, तो नाइट्रोजन वगैरह सब गैस का मिक्सचर है, वो सब हटा दो तो क्या बनेगा, एक वैक्यूम बनेगा, है ना, पूरा खाली। तो वैक्यूम की परमिटिविटी और एयर की परमिटिविटी लगभग एक होती है, क्योंकि हवा नकली होती है, हवा का कुछ काम नहीं होता। तो हवा होते हुए भी ज्यादा इफेक्ट नहीं लाती, तो नियरली इट्स वैक्यूम, नियरली। तो दोनों की परमिटिविटी को हम क्या बोल देंगे, इप्सिलॉन नॉट। नॉट शब्द रिप्रेजेंट कुछ नहीं है, जीरो, नल, मतलब वैक्यूम, है कि नहीं। तो इप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है आज से, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलो, ये शब्द इस्तेमाल होंगे, या परमिटिविटी ऑफ सिंपली क्या बोलो, एयर बोलो। और इसकी वैल्यू भी हमें याद रखनी है, इसकी वैल्यू आती है 8.85 10 की पावर माइनस, सर लो, 10 की पावर माइनस 11 का 12 दोनों पैकी एक ही थी। तो इसके आगे कुछ तो आंकड़ा है, ठीक है, आप डाल देना। 1 के आगे कुछ तो है, यहाँ बॉक्स फिल इन द ब्लैंक्स, 1, 11 का 12 का इतनी लिया दी, 10 होती थी। लिखो लिखो, वैक्यूम या फिर एयर की परमिटिविटी होती है इतनी, 8.85 10 की पावर का इतनी माइनस आंकड़ा का 12 है, आंकड़ा से हटता। तो ये वैल्यू अपने को याद रखनी है। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट पता है कैसे निकालते हैं, देखो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ऐसे करते ना हम लोग इसको। तो एक एक यूनिट रखते जाओ, आप आंसर आ जाएगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है? एन होता है न्यूटन। ये आर स्क्वायर इधर आएगा तो हाँ मीटर वो स्क्वायर है बन इसमें जाएगा, भाई। और ये Q1 Q2 आएगा तो कूलम स्क्वायर बन जाएगा। ये किसका यूनिट आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। अब 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका क्या यूनिट होता है? तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या आ गया? C² बाय NM² ना, म्हणजेच काय? कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे यूनिट खुद बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं उसका, ठीक है। लिखो। 10 की पावर कितना है वो बुक में देखा गया? 11 ही होगा, देख लो। मैक्सिमम 12 होगा। ये कब यूज करनी है वैल्यू? जब मीडियम कौन सा हो? एयर हो। अब अगर एयर मीडियम है तो क्यों ना ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी जाए। कौन सी वैल्यू? ये 1/4 पाइप साइन नॉट वाली। ये जो वैल्यू है ना 1/4 पाइप साइन नॉट, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाँ 1/4, पाई की वैल्यू 3.14, इप्सिलॉन नॉट ये वाला डालो। ये सब सॉल्व करने के बाद निकल के आता है रफली आंसर। ये बड़ा आसान है याद रखने के लिए। 9 10 की पावर 9। तो एयर जैसे आप सुनोगे ना एयर, तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। 9 10 की पावर 9, ये किसकी वैल्यू है? इप्सिलॉन नॉट की नहीं। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, जो आपका कांस्टेंट सी था ना, उसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, बड़ा सिंपल है, 9 10 की पावर 9। ठीक है। वो कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखा है हम लोगों ने, डायरेक्ट उसका यूज करो। अगर आप कैलकुलेटर पे करके भी देखोगे ना 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 वाली, तो यही निकल के आएगा। 12 है का 11 है? अच्छा 12 है क्या? तो यहाँ पे 12 है बेटा। ये 1 है और ये 2 है, 10 की पावर -12 है बना एयर के लिए। तो उससे कैलकुलेट करके आ जाएगा 1/4 पाई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। क्या बोलते हैं, 9। दो वैल्यू अभी रट्टा मारनी है, इतना ही काम है इसका, और कोई मतलब नहीं इसका। दो वैल्यू मतलब इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखो, कभी पूछ ली तो। और इस सी की वैल्यू, सी मतलब अक्खा फैक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू कितनी है? 9 10 की पावर 9। अरे बोलो, सी का यूनिट क्या होगा? उल्टा इसके। एप्सिलॉन नॉट नीचे है ना सी में, देखो सी इज दिस दिस ब्रैकेट। तो इसका उल्टा होना चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये 9 × 10 की पावर 9 का यूनिट है ना, सी का यूनिट है बेसिकली। ठीक है, हो गया। तो जब भी अभी यहां पर अपने पास इसका एप्लीकेशन बताता हूँ, इसमें एक सीखा क्या हम लोगों ने। मान लो यहाँ चार्ज है Q1 और यहाँ चार्ज है Q2, इनके बीच में दूरी है R, और एयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? तो फोर्स कैसे लिखेंगे हम लोग? डायरेक्ट लिखेंगे सी की वैल्यू कितनी है? 9 10 की पावर 9। ये तो पहला काम हो गया सी की वैल्यू। उसके बाद Q1 Q2 करेंगे, Q1 Q2, और नीचे क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर। तो यहां से अपने को कांस्टेंट मिल गया। तो ये कांस्टेंट तो है 9 × 10 की पावर 9, बट इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। मतलब मीडियम चेंज, कांस्टेंट चेंज, ऐसे होगा वो, है ना। दुनिया भर में यही कांस्टेंट नहीं चलेगा। तो अगर हमें वैक्यूम में चार्ज निकालने हैं, तो क्या आंसर आएगा? यही आएगा वैक्यूम के लिए। एयर के लिए भी यही आएगा। अगर वाटर दे दिया तो मात्र लफड़ा है। क्या करना है उस केस में वो भी बताऊंगा। तो ये हो गया सबका लिख के। एयर के लिए बेसिकली ये कंक्लूजन है ना। एयर के लिए फोर्सेस इन एयर का ये फॉर्मूला रहेगा आपका। एयर बोलते ही यहाँ पे कितना एपियर हो जाएगा? 9 × 10 की पावर 9 एपियर हो जाएगा। तो अभी अपने को थोड़ा और इस प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करना है। तुमने कभी डेंसिटी पढ़ा है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल डेंसिटी ऑफ मटेरियल? ये तो इतना तो पता हाँ होगा ना। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी। अब इसका एक और वर्जन होता है, रिलेटिव डेंसिटी। ऐकले कधी? रिलेटिव हम्म, डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या मतलब इसका? तो वन ये मैं तुम्हें अलग से पढ़ाता हूँ, पूरा लंबा चौड़ा सेक्शन है, देखो। सबसे पहले तो आपको डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज गिवन बाय, ये कॉन्सेप्ट पूरा अलग है, बट इसकी एनालॉजी यहाँ पे यूज होगी ना। तो डेंसिटी डिस्कस कर रहा हूँ मैं, लिखना नहीं है। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो पता ही होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेंसिटी ऑफ वाटर किती असते तुम्हाला माहिती का? 1 ग्राम पर सीसी किंवा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एक ही बात है ना। ये होती है डेंसिटी ऑफ वाटर। हर दुनिया के वाटर की डेंसिटी होती है क्या? नहीं। अलग अलग वाटर की अलग अलग होगी ना भाई, मिनरल वाटर, ये वाटर, वो वाटर, गंदा वाटर, है कि नहीं। लेकिन रफली हम लोग बोलते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर मेरे पास ये पेन है मान लो, इस पेन की डेंसिटी है 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब वाटरच्या किती पट? 2 पट। इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? तो रिलेटिव डेंसिटी फॉर्मुला बड़ा आसान है। रिलेटिव डेंसिटी बरोबर, सांगा बरं, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। किती पट जास्त आहे एवढं काढायचं ना। अगर मेरे पास कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब,
तो रिलेटिव कितने आए, 0.8, कितना आ गया। तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। रिलेटिव मतलब किसके साथ रेशो लेना है, वाटर के साथ, एक फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ। इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। उगस ना हो दिले फालतू हालात लगाई भी, होता कुछ नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी, नथिंग एल्स, नाम बस चेंज कर दिया है। तो ये आपको आगे काम आएगा इसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स में वगैरह। तो अभी से जो है आप इसको जान लो। स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं होता, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट मटेरियल। फॉर एक्झाम्पल ह्याची स्पेसिफिक ग्रेविटी काढायची म्हणजे काय काढायचे, ह्याची डेंसिटी अपॉन वाटरची डेंसिटी रेशो काढायचे, त्याला उगाच नाव दिलं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो ये बात है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डेंसिटी को हम लोग किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, वाटर के साथ। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर इप्सिलॉन को मतलब परमिटिविटी को किसके साथ कंपेयर करेंगे, एयर की परमिटिविटी के साथ। और इसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज नथिंग बट रेशो ऑफ, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रेशो है बस। मतलब एवरीथिंग नाउ विल बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ इप्सिलॉन नॉट। किसके टर्म्स में निकालेंगे, इप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में। जैसे हम इसमें कैसे करते हैं, वाटर से 10 पट, 3 पट, 4 पट, 1.5 पट ऐसे बोलते हैं ना। यहाँ हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी जो है आपकी मीडियम की, वो डिवाइडेड बाय क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। ये क्या आएगी, इसका नाम क्या है इप्सिलॉन का, रिलेटिव परमिटिविटी। असली परमिटिविटी ये है ना मीडियम की, ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आया। और यहाँ पे कैसा नाम था, रिलेटिव डेंसिटी का नाम क्या रखा, स्पेशल नाम था ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ पर भी है स्पेशल नाम, रिलेटिव परमिटिविटी आल्सो नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। नाम याद रखने पड़ेंगे अभी। रिलेटिव परमिटिविटी इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट इज आल्सो नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इट इज सिमिलर कॉन्सेप्ट टू द रिलेटिव डेंसिटी कॉन्सेप्ट। कुछ नया नहीं है, दोनों लिख लो। रट्टा मारने वाली बातें याद रखना है बस। बोर्ड्स में जो है 1 मार्क के लिए सवाल आता है 12th की एग्जाम में, महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में। डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी, क्या लिखोगे, रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द रेशो टू द क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी। जानो, रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलॉन आर का ही नाम क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका नाम अलग है तो इसका सिंबल भी अलग होता है वैसे। इसका सिंबल एक नया आएगा, इसका सिंबल है के। क्या सिंबल इसका, के। दो दो सिंबल आ गए, या तो इप्सिलॉन आर, आर समझ में आता है रिलेटिव है, या तो सीधा के का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये सब चीजें कन्वेंशन में यूज होती है, इसलिए हमें याद रखनी पड़ रही है। का कोई लॉजिक है नहीं एक्स्ट्रॉर्डनरी ऐसे, तो याद रखना पड़ेगा। कोणाचं नाव काय कोणाला काय म्हणतात। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम लोग निकाल सकते हैं, इप्सिलॉन एम का फॉर्मूला क्या आएगा, इप्सिलॉन एम का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इप्सिलॉन नॉट टाइम्स के, ऐसे आएगा ना। अब जो है मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बताता हूँ कि ये सब इतना क्यों पढ़ा हमने। तो एक फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा था, फोर्स इन एयर का फॉर्मूला ये था ना। अब तुम देखो फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला क्या है। फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला होगा, क्या लिखेंगे हम लोग, 1 बाय, तरीके से लिखे तो 4 पाई इप्सिलॉन ऑफ द मीडियम इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। वो तो है ही Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब मैं इप्सिलॉन एम को क्या लिखता हूँ, सब लोग ध्यान से देखना, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्या केलं बघा बरं, इप्सिलॉन ऑफ द मीडियम की जगह बस क्या लिख दिया, इप्सिलॉन नॉट इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसे लिख दिया ना। अब जरा ध्यान से देखो तो पता है क्या है ये, ध्यान से देखो सब लोग, एफ एयर अपॉन के। बाकी सब तो एफ एयर वाला ही है ना, ये कि ये सब तो 9 × 10⁻⁹ वाला है ना ये तो, है कि नहीं। तो जो एयर में फोर्स होना चाहिए था, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, बस के हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया। अब इसका कंक्लूजन सब लोग ध्यान सुनना, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में हो चाहे जेई में हो, कंक्लूजन पे, है ना। तो अब जो है सबसे काम की चीज चैप्टर की चालू हो रही है यहाँ से। मान लो दो चार्जेस है हवा में, उनके बीच में 30 न्यूटन का फोर्स है। कितने का फोर्स है, इसको उठा के सिस्टम को पानी में डुबो दो। किस में डुबो दो, तो पानी का के होता है 81, कितना होता है, तो अब फोर्स कितना होगा,
पहले 30 था ना, डिवाइडेड बाय 81 ऐसे डायरेक्ट। तो दिस इज अ फाइनल कंक्लूजन, व्हेन चार्जेस हैव देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एज एफ इन एयर, व्हेन द होल सिस्टम इज डिप्ड इनटू सम मीडियम, देन द सेम फोर्स बिकम्स एफ बाय के, वेयर के इज डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। तो जितना डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, तेवढ्या पटीनं फोर्स काय होईल, कमी होईल। तेवढ्या पटीनं फोर्स काय होईल, इसका अर्थ ये है कि फोर्स हर बार कम हो रहा है ना, और के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि इप्सिलॉन नॉट सबसे छोटा होता है। इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, सबसे छोटा। इसका मतलब ये है कि इप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। समझ में आया क्या? मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा फोर्स कहां लगेगा, वैक्यूम में। कहां लगेगा फोर्स? जैसे ही मीडियम आएगा, फोर्स डिवाइड हो जाएगा किससे, के से, मतलब कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम फोर्स अगर आपको देखना है चार्जेस के बीच का, तो कहां जाना पड़ेगा, वैक्यूम में। मीडियम आएगा तो कुछ तो कीड़ा करेगा, फोर्स को कम कर देगा। ये आपको याद रखना है, दिस इज अ फाइनल कंक्लूजन। कितना कम करेगा, के टाइम्स। दिस इज अ फाइनल कंक्लूजन। इसी पे क्वेश्चन आता है, अभी तक जितना पढ़ा था इसी के लिए पढ़ा था। लिखो कंक्लूजन फाइनल। एअर मध्ये फोर्स जर एफ असेल, तर मीडियम मध्ये एफ बाय के, दॅट्स इट। तो सिंपल चीज है जो इस चैप्टर में पहली है, याद रखनी है हमें, कि दो चार्जेस के बीच में अगर एयर में फोर्स होगा एफ, तो मीडियम आते ही फोर्स बन जाएगा एफ अपॉन के। समझ गए सब लोग? एफ बाई के हो जाएगा। इसका एक और मतलब याद रख सकते हो कि हाईएस्ट फोर्स दुनिया में किस में होगा, एयर या वैक्यूम में होगा। मीडियम आते ही फोर्स पक्का क्या होने वाला है, बाय डिफॉल्ट बाय श्योर फोर्स घटने वाला है। मीडियम आते ही फोर्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है, याद रखना। एयर में फोर्स फुल होता है, एयर या वैक्यूम में। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकली जानते हैं, सिलेबस का पार्ट नहीं है ज्यादा। मीडियम आने से आपको क्या लगता है, इमेजिन करो जरा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है मीडियम आने से? मीडियम आने के कारण फोर्स क्यों कम हो रहा है, कैन यू इमेजिन? इसको जोड़ो इंडक्शन से आप। किससे जोड़ो? इंडक्शन फिनोमेना बताया था ना, थोड़ा उससे जोड़ो। बाकी जगह देखो, यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है मान लो, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। अगर मीडियम बीच में आ गया ना, प्रॉब्लम क्या हो जाती है। मान लो मीडियम है ये, ठीक है, ये मीडियम है ग्रीन वाला। तो प्रॉब्लम क्या होती है, मीडियम के अंदर कुछ तो पार्टिकल्स होंगे ना, तो वो भी चार्ज हो जाते हैं पॉकेट में। मतलब क्या होता है, ये पहले न्यूट्रल था मीडियम, बट यहाँ निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है पॉकेट में। इंडक्शन हो गया ना। और यहाँ कौन सा होगा, अभी पॉजिटिव हो गया ना। तो अब देखो, इस रीजन का तो नुकसान हो गया ना। इस रीजन में पहले क्यू चार्ज था, अब कितना हो गया, क्यू माइनस क्यू इंड्यूस्ड, है कि नहीं? तो चार्ज की पावर कम हो जाती है, क्योंकि उसको जो है वो घेर लेते हैं। कौन है ये लोग, ये हनी ट्रैप है सब। हनी ट्रैप आते ही इसके कॉन्सेंट्रेशन लूज कर देता है ये, तो अपनी फिर काम ठीक से नहीं करता, है कि नहीं? तो वैसा आप बोल सकते हो, इंडक्शन का इफेक्ट आ जाता है। तो मीडियम आएगा तो कुछ पार्टिकल लेके आएगा, पार्टिकल आएंगे तो चार्ज को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, परेशान करेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए फोर्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। ये उसके अंदर की बात है, ये कोई पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है, समझ गए सब लोग क्या हो रहा है इसमें? तो इसलिए चार्ज को अगर अकेला छोड़ दो तो वो ज्यादा परफॉर्म करता है, लेकिन मीडियम में छोड़ो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, थोड़ी सी, मतलब उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे हम लोग याद रखेंगे। तो ये सब बातें यहाँ पे डिस्कस होती है। पहला आपने जो है सेक्शन कवर कर लिया इसका। हाँ, अब आता है मुद्दा कि कुछ लोग बोलेंगे सर अर्धा अर्धा करा, अर्धा एयर ठेवा अर्धा मीडियम करा, मग काय होईल? तो उसके लिए जो है आधा इंडक्शन होगा, मतलब एक चार्ज पे इंडक्शन होगा, एक पे नहीं होगा। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक मारनी है सिंपल, अपने सिलेबस में जो है उतना ही याद रखना है आपको। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लो आपके पास चार्ज है Q1 यहाँ पे, और यहाँ पे चार्ज है Q2। इनके बीच में ये वाला जो पार्ट है ये तो एयर है, लेकिन यहाँ पे कोई हमने जो है मीडियम रख दिया है। मीडियम है जिसका के दिया है, के चार तक है।
डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट याचा अर्थ काय पुढं, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंटचा अर्थ काय, म्हणजे ह्या मीडियमची काय परमिटिविटी एअर पेक्षा किती टाइम जास्त आहे, के टाइम जास्त आहे, दैट इज मीनिंग ऑफ के ना, ठीक है। है कि नहीं। एनीवेज के दिया आपने को, और ये जो डिस्टेंस है जो एयर में है अच्छा वाला, ये है D1, कितना ये, और जो मीडियम वाला है वो कितना है D2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स कैसे लिखेंगे, तो अभी फॉर्मूला क्या लगेगा, हम लोग फॉर्मूला लगाने अगर जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, Q1 Q2 by R स्क्वायर, पर सी की वैल्यू क्या लगेंगे 1/4 पाई इप्साइलन काय, काहीच नाही ना, इप्साइलन मध्ये अर्धा अर्धा ना दोन्ही, अर्धा मीडियम अर्धा एयर, तो इप्साइलन इक्विवेलेंट क्या आएगा इप्साइलन। तो हमें सबसे पहले ऐसे केस में क्या करना है, इस डायग्राम को चेंज कर देना है, इस डायग्राम क्या कर देंगे, और इसका एक रूल बस याद रखो कि वॉट एवर डिस्टेंस विच इज देयर इन द मीडियम दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एयर बाय द रिलेशन D2 √K, इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एयर। इसका मतलब ये है कि हमें इमेजिन करना है कि नया क्वेश्चन है अभी अपने पास, यहाँ पे है Q1, यहाँ पे है Q2, सब कुछ एयर में चाहिए अपने को, नॉर्मल चाहिए, सब किस में चाहिए, एयर में। तो ग्रीन वाला डिस्टेंस तो पहले से किस में था, एयर में, तो D1 में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। D2 को करना है ट्रांसफॉर्म, D2 अगर ट्रांसफॉर्म होगा तो ऐसे बनेगा, देखो कितना बनेगा, देखो ना, D2 √K, अब ये एयर बन गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन बस आप याद रखो, वॉट एवर डिस्टेंस इज देयर इन द मीडियम, मीडियम में कितना डिस्टेंस है D2, when we want to make it air distance then what we will do, just multiply it by √K, it will be transformed as a न्यूट्रल डिस्टेंस और एयर डिस्टेंस D2 √K। तो आप कुछ अब यहाँ पे फोर्स हम लिख सकते हैं, अब फोर्स क्या लिखेंगे बताओ, अब तो सब एयर है ना, तो क्या लिखेंगे फोर्स 1/4 पाई, अरे बोलो जल्दी से, इप्सिलॉन नॉट, एयर है भैया, तो ये बेसिकली ब्रैकेट कितना है 9 × 10⁹ वाला है ना, ये है। क्या लिखेंगे फिर Q1 Q2 अपॉन, हाँ डिस्टेंस चेंज हो गया, डिस्टेंस कितना है, डी टोटल वन डिस्टेंस लिखना है ना, D1 + D2 √K, ये हमारा आर है अभी है ना, इसका स्क्वायर। स्क्वायर, दैट्स इट। तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन आप याद रखो कि वॉट एवर डिस्टेंस D2 इज देयर इन द मीडियम दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एयर वाला डिस्टेंस बाय दिस फॉर्मूला, जस्ट मल्टीप्लाई दैट डिस्टेंस इनटू √K, व्हाट इज K, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, समझ गए। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन याद रखो, इस पे बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है बट आता है, नीट में भी आता है, जेई में भी आता है। लिखो, नोट लिखो, कुछ तो लिखो, कुछ तो क्या है तरीका, फॉर्मूला कुछ तो। अगर दोनों मीडियम दे दे तो, D1 भी मीडियम D2 मीडियम, एयर कुठंच नाही, मग काय करणार, D1 को सेपरेट एयर बनाओ, D2 को सेपरेट एयर बनाओ, D1 √K1 D2 √K2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग जो है मीडियम को एयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीडियम वाला डिस्टेंस शुड बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल एयर वाला डिस्टेंस। तो ये कॉन्सेप्ट बस याद रहना चाहिए कि किस तरह से हम लोग मीडियम के डिस्टेंस को एयर के डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, √K से मल्टीप्लाई करके। हो गया क्या, तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो बहुत ही बेसिक था, हमने बस ये पढ़ा है अभी तक कि चार्जेस रखे हैं उनके बीच में डिस्टेंस है और मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए बस। अभी हम लोग ज्यादा घुसेंगे चार्जेस के ऊपर कि चार्ज कैसे होंगे, उनके वैल्यू कम करेंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे, क्या होगा वगैरह वगैरह वगैरह, उसमें आते हैं अभी। देखो यहाँ पे एक चार्ज है Q, और सामने जो है इसके चार्ज है Q/2, दोनों प्लस चार्ज है, इनके बीच में फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, है कि नहीं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, इसका मतलब ये चार्जेस मूव कर सकते हैं क्या, नहीं, ये चार्जेस स्टैटिक है, स्टैटिक का अर्थ क्या होता है, जाके और थंब ले ले,
तो अगर इनके ऊपर रिपल्शन फोर्स लगेगा तो ये जगह पे कैसे रहेंगे? मतलब देयर हैज टू बी समथिंग व्हिच इज होल्डिंग द चार्ज। जब भी हम बोलते हैं ना कि यहाँ चार्ज रखा है, इसका मतलब क्या है? वो चार्ज को पकड़ के रखा है, किसी ने हिंज लगा रखा है या कुछ तो कर रखा है, ऐसे उसका मतलब होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं व्हाट इज नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू, जीरो, पकड़ के रखा है तो नेट फोर्स जीरो ना। बट अब मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम, तो क्या बोलोगे? अरे फोर्स कितना निकालोगे? सी, बोलो आगे, Q1 Q2 है ना, CQ² by 2R। और एक सी तो आ गया ना, CQ² 2R, ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं? तो मेरा मुद्दा बस ये है कि मेरी बात ध्यान सुनना अभी, कि अगर अगर इसके ऊपर फोर्स F लग रहा है, अट्रैक्शन नहीं रिपल्शन है ना, इसके ऊपर F/2 लगेगा कि F ही लगेगा? एफ। सोच समझ के बोलना। कौन से फोर्स की बात कर रहा हूँ? नेट फोर्स तो जीरो, नेट की बात नहीं कर रहा। कूलम्बियन फोर्स मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन वाला, रिपल्सिव फोर्स। इसके ऊपर अगर F लग रहा है तो इसके ऊपर कितना लगेगा? अरे F ही लगेगा ना। ये सही लगता है क्या दिखने में? सही है क्या? तो ये छोटा चार्ज है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे? अरे बोलो जल्दी से। तो आंसर क्या है? सही है, ये ऐसे ही होता है। चार्ज छोटा बड़ा कुछ मैटर नहीं करता, चार्ज का प्रोडक्ट मैटर करता है। ये फोर्स लिखते हो प्रोडक्ट लोगे ना, और ये लिखते वक्त भी क्या लोगे? प्रोडक्ट। दोनों की वैल्यू सेम आती है। और वैसे भी वो एक्शन रिएक्शन है, कम ज्यादा कैसे हो सकता है? एक्शन रिएक्शन इज मेंट टू कैंसिल ईच अदर इफ टेकन ऑन द होल सिस्टम, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन का मतलब होता है इक्वल एंड अपोज, इक्वल चार्ज होने चाहिए। हो सकता है ये 1 करोड़ कूलम हो और ये 0.001 कूलम हो, फिर भी जितना चार्ज, जितना फोर्स 1 करोड़ कूलम छोटे पे लगाएगा, छोटा उतना ही वापस लगाएगा, उतना ही वापस लगाएगा, भले वो छोटा है। समझ में आया क्या? दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोनों फोर्सेस क्या होते हैं? इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, वेदर द चार्ज इज स्मॉलर और ग्रेटर डजंट मैटर, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, जो दोनों के लिए वही आएगा। Q1 Q2 इधर भी आएगा, Q1 Q2 उधर भी आएगा। समझ गए सब लोग? तो ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट था। और इसमें क्या बताऊं, हाँ, अभी कूलम्स लॉ हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे थोड़ा सा। आप थोड़ा मैथ आएगा इसमें, तैयार है ना सब लोग? मैथमेटिक्स वाला पार्ट इसमें एंट्री करने जा रहा है, उसके लिए मैं कुछ रिवीजन कर देता हूं आपको। वेक्टर्स की, वेक्टर्स की रिवीजन होना जरूरी है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, मेरे पास जो है, ये एक पॉइंट है स्पेस में A of 3,4 मान लो, और एक पॉइंट है B of 6,2, ऐसे कोई पॉइंट है मेरे पास। ठीक है? तो इनके आपको पोजीशन वेक्टर लिखना आता है क्या? याद है क्या? पहले तो बताओ व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। वेक्टर पढ़ा होगा आपने यार। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? कहां से कहां ड्रॉ करना है? ओरिजिन से पॉइंट तक ना। तो ए का पोजीशन वेक्टर ऐसे ड्रॉ करूंगा मैं, इसको मैं आर ए बोलता हूँ, आर ए वेक्टर। इसका वैल्यू क्या आएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप। याद आ रहा है कुछ? अच्छा, ऐसे ही जो है ओ बी वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं आर बी बोलता हूँ, आर बी। इसको क्या बोलेंगे? अब सिक्स क्वेश्चन आई कैसे आता है नीट में भी और जेई में कैप। भी? आपको बोलेंगे देयर इज अ चार्ज ऑफ 2 कूलम प्लेस्ड एट पॉइंट 3,4। डायग्राम नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही लिख देंगे। अनदर चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट 6,2 -3 कूलम, ऐसे कुछ तो। फाइंड फोर्स बिटवीन देम इन वेक्टर फॉर्म, आई कैप जे कैप में। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लाइन ज्वाइनिंग देम ना। इस लाइन में इंटरेस्ट है अपने को, ये लाइन दिख रही है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है। तो इस लाइन तक पहुंचने के लिए मान लो आपको पूछा गया कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज है मान लो, तो कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। मतलब बी पे फोर्स निकालना है, ऐसे पूछा मान लो। बी पे फोर्स निकालना, तो कैसे लगेगा बी पे फोर्स? बी का फोर्स तो ऐसे होगा ना, इस तरफ, फोर्स ऑन बी। अरे बोलो, अब ये कैसे निकालेंगे? इस फोर्स को निकालने के लिए अपने को आर चाहिए। आर कौन है? आर, आर तो ये है ना, देखो ये अपना, ये अपने काम का आर है ना। इसको कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल लॉ से। अरे ट्रायंगल लॉ से निकालेगा ना भैया, कैसे निकालेगा बता? आर आर वेक्टर ए बरोबर काय? प्लस आर बी। आर ए आर प्लस वेक्टर आर बरोबर, देखो आर ए प्लस आर इज इक्वल टू आर बी ना, तो आर बी माइनस आर ए आर बन जाएगा। आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर बिकम्स आर, है बी। कि नहीं? अब ये करके क्या उखाड़ लिया सर हमने? तो आर ए आर बी निकाल सकते हैं हम लोग। तो आर वेक्टर कैसे निकालेंगे? देखो सब लोग ध्यान से देखना, आर बी माइनस आर ए करेंगे ना, 6 - 3 3 आई कैप हो जाएगा, 2 - 4 - 6 आई कैप हो जाएगा, नहीं सॉरी -2 आई कैप हो जाएगा। जे क्या कर रहा हूँ मैं यार, 2 - 4 होगा नहीं, तो -2 j कैप। ये क्लियर है सबको? ये मैंने कुछ नहीं किया, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर किया है। देखो ये आएगा, तो मेरे को आर वेक्टर मिल गया। क्या मिल गया? अब मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो व्हाट इज डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस कितना है? √13, √a²b² करो ना, √13 डिस्टेंस है वो। अब वेक्टर फोर्स फॉर्म में कैसे लिखूंगा? सब लोग ध्यान से देखना, मेरे पास फॉर्मूला है ना फोर्स ऑन बी का, सब लोग ध्यान से देखना। सी एयर है मान लो, क्या है? तो डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, फिर उसके बाद Q1 Q2 लिखना है, ठीक है ना? वो दिया होगा क्वेश्चन में। अब नीचे क्या लिखना होता है? R²
मैं क्या लिख रहा हूँ सब लोग ध्यान से देखना, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा ना तो मैं क्या लिखूंगा, सब लोग ध्यान से देखना। मैं लिखूंगा आर क्यूब, क्या लिखा मैंने, इंटू आर वेक्टर। वेक्टर आ गया ना, काम हो गया अपना। मैग्नीट्यूड वाइज तो वही है, देखो हो गया मेरा आंसर। तो मैं पता क्या लिखूंगा, 9 इंटू 10 की पावर 9। मान लो दोनों चार्ज 1 कूलम है, कितने चार्ज दोनों, तो ये फैक्टर 1 हो गया ना फालतू में। डिवाइड बाय आर क्यूब, आर काट लो तो अपना आता रूट किती होतं, रूट 13 चा क्यूब, 13 रूट 13, हम्म, 13 रूट 13 ना। इंटू क्या लिखना है मेरे को, आर वेक्टर, अरे वो तो सामने यार, 3i कैप - 2j कैप। उन्होंने डायग्राम नहीं दिया था, हमने बना लिया, आंसर आ गया डायरेक्ट। तो एक वेक्टर फॉर्म में फॉर्म्युला याद रखो ना, आप झंझट खत्म करो। वेक्टर फॉर्म मध्ये हा फॉर्म्युला आहे, काय फॉर्म्युला बघा, सी, सी जो भी आएगा उसका मीडियम का वगैरह, Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। अब आर वेक्टर ऐसे बनाना है कि ऐसे डिपेंड्स ऑन अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है, वो तो हम ऑन दी स्पॉट जुगाड़ कर लेंगे। बट तरीका समझ गए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये तरीका आप लिखो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ इस टाइप का। जल्दी से लिखो, इसमें जो लिखना है आपको पसंद आ रहा है जल्दी से लिखो, उसके बाद क्वेश्चन आपको खुद करना है। फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में मॉडिफाई करना बड़ा सिंपल है। आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब डाल दो और आर ऊपर ले लो, तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, खत्म। हो गया लिख के। अब क्वेश्चन आपके लिए है। आप ध्यान से मेरी बात सुनना, जब भी आप डायग्राम बनाओ तो क्वाड्रेंट देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ज्यादा था सेकंड। लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे पॉइंट कहाँ बनाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अपने को आर ए आर भी चाहिए ना, वैल्यू बस। डायग्राम हमेशा यही बनेगा कंपलसरी, कुछ भी क्वेश्चन हो डायग्राम यही बनाओ। अपने को वैल्यू पुट करते और बस ये डाल लेंगे। अन्य से डायग्राम को कॉम्प्लिकेट मत करो, हर बार डायग्राम यही बनेगा। समझने के लिए सिंबॉलिक डायग्राम है ना ये, क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, आपने को समझने के लिए। तो क्वाड्रेंट किधर किधर भी पॉइंट हो ऐसे ही बनाया करो, वैल्यू डालते वक्त बस प्लस माइनस डाल देना, अपने आप आ जाएगा बाहर। ठीक है। तो आपको निकालना है फोर्स ऑन 2 कूलम, वेक्टर फॉर्म में चाहिए, चलो करो। और एयर मीडियम है, एयर मीडियम। फोर्स ऑन 2 कूलम जल्दी से निकालो, वेक्टर फॉर्म में चाहिए, आई कैप जाई कैप प्रॉपर। डायग्राम वही बनेगा। आप 2 को ऊपर बनाओ, 3 को नीचे बनाओ, किधर भी किसी को बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू डालने के बाद सब सही हो जाएगा। रूट 106 असलं काही घाल, रूट 106
106 नाही, √82 वाटतं. है ना, √82 काहीतरी आलं का डिस्टन्स बिटवीन देम. हो गया क्या? बता फाइनल आंसर क्या आ रहा है. वेक्टर फॉर्म बताओ. हाँ, सी ची वेळ टाकलाय का? ठीक आहे, सी पुढं 6. हा. हा. -9 i कैप. असं आलं का सगळ्यांचं? कितने लोग ऐसे हैं? हाथ ऊपर करो. 82 रूट ठीक है, आ एटी गया टू आपको. है। क्या आ गया ना? ऐसे वेक्टर फॉर्म देखो बस, -9 i कैप -j कैप. वो बस उल्टा नहीं होना चाहिए. है ना? ऐसे आ गया क्या सबका? अगर मैं पूछूं व्हाट इज फोर्स ऑन -3 कूलम, तो क्या आंसर आएगा? इसमें माइनस लग जाएगा बस. उल्टा होता है ना बस. मतलब यहाँ आ जाएगा 9 i कैप प्लस 9 j कैप, इतना ही फर्क पड़ेगा. ठीक है. तो बिना डायग्राम का अगर डेटा आता है तो डायग्राम बना के कैसे करना है, ये वाला एक परफेक्ट जो है, क्या बोलते हैं, जेई मेंस का क्वेश्चन है. बहुत बार आता है जेई मेंस में, और नीट में भी आ सकता है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं. सिंपल जो ज्योमेट्री लग रही है. तो इसको आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद रखना, स्टार बना के, बहुत आता है ये. ठीक है. कितना टाइम बचा है अपने पास? टाइम की ज्यादा है. खत्म हो गया. ठीक है फिर, आज इतना ही. एवढं फास्ट तुमची तुझं दादा तेच चालू आहे. तेच शिकवतात. तेच तेच शिकवितात. सेम चालू आहे दोन्ही. मला वाटतं काही स्पीड वाढवलं.